नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। राज्य परिवहन को और सुगम बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 6 नए बस अड्डों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से 25 नई बसों को हरी झंडी भी दिखाई। 25 नई बसें चलने के बाद खासतौर से पूर्वांचल रूट पर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जो नई बसें चलाई गई हैं उनमें 15 साधारण हैं और 10 जनरथ हैं। ज्यादातर बसें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, खलीलाबाद समेत पूर्वांचल के अन्य क्षेत्रों में चलेंगी। लखनऊ का नवनिर्मित अवध बस स्टेशन, चित्रकूट, नैमिषारण, डिबाई, रुदौली और गोंडा का मनकापुर बस स्टेशन आज जिनका लोकार्पण हुआ उसमें शामिल हैं। इसके अलावा 7 और नए बस स्टेशनों का भी शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सीएम ने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात बताया। सीएम ने कहा कि नई बसों और स्टेशनों के बढ़ने से लखनऊ के बस अड्डों पर बढ़ रहा यात्रियों का दबाव भी कम होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कार्यों की प्रशंसा भी की। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के खिलाफ जोर आजमाइश शुरू हो गई है। आईएएस लॉबी ने अपने तरकश में कई तीर सजा लिए हैं। फिलहाल कमिश्नरी व्यवस्था के 6 महीने पूरे होने पर सरकार इसकी समीक्षा करके कई और जिलों में इसे लागू करने पर गंभीर है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसलों को लेने से योगी सरकार कतई कतराती नहीं है, जिसका सीधा उदाहरण लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को संचालित करना था। लखनऊ में एडीजी सुजीत पांडे को कमिश्नर बनाया गया और नोएडा में ये जिम्मेदारी दी गई आलोक सिंह को। सरकार की मंशा थी कि 6 महीने बीतने के बाद 1 जनवरी से 30 जून 2020 तक कानून व्यवस्था की समीक्षा दोनों जिलों में होगी और उसके बाद पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार लेगी। फिलहाल सरकार कानपुर, वाराणसी और आगरा में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और दोनों पुलिस कमिश्नरों ने शासन को अपनी अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा सौंप दिया है। लेकिन इन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू करने से पहले उत्तर प्रदेश की आईएएस लॉबी भी एकाएक सक्रिय हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसर नहीं चाहते कि जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू हो, क्योंकि जब एक सीनियर पुलिस अफसर कमिश्नर के तौर पर बैठता है तो कहीं ना कहीं जो डीएम होता है वो सफ़ेद हाथी की तरह हो जाता है। उसके तमाम अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाते हैं और यही लखनऊ और नोएडा में हुआ। और लखनऊ और नोएडा में डीएम के रूप में आईएएस अफसरों में जो तैनाती का क्रेज था वो कहीं ना कहीं कम हुआ और अब इसे महज शोपीस करार दिया जाने लगा। फिलहाल आईएएस अफसरों की लॉबी का कहना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से समस्त आवश्यक सेवाएं डीएम के अंडर में हैं, सिर्फ पुलिस व्यवस्था को छोड़कर, इसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले 2 साल तक कोरोना काल लागू रहेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को आगे बढ़ाना आम जनता के हित में नहीं होगा। हालांकि आईपीएस अफसर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जुटे हैं और आईएएस और आईपीएस ये दोनों लॉबी अपने अपने स्तर से मुख्यमंत्री समेत अपने आकाओं के यहाँ मत्था टेक रही हैं और उन्हें आश्वस्त कर रही हैं कि आखिर व्यवस्था लागू की जाए तो क्यों लागू की जाए और अगर आगे ना बढ़ाया जाए तो इसके पीछे क्या क्या वाजिब कारण होने चाहिए। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईएएस अफसरों की सुनेंगे या आईपीएस अफसरों पर पुनः भरोसा जताएंगे, फिलहाल ये देखना लाजमी होगा। लेकिन सच ये भी है कि लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होने के बाद भी कई जघन्य अपराधों को अंजाम दिया गया है और अपराधियों ने दोनों महत्वपूर्ण जिलों के पुलिस कमिश्नरों को गंभीर चुनौती भी पेश की है और कई मामलों में दोनों जिलों के पुलिस कमिश्नर सवालों के घेरे में भी आए हैं। हालांकि दोनों जिलों के पुलिस कमिश्नरों ने अपनी पीठ थपथपाई है और कानून व्यवस्था को लेकर के नज़ीर भी पेश किए और उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार से लखनऊ नोएडा में कई बड़े आईपीएस अफसरों को जिला स्तरीय पुलिस व्यवस्था में पद सृजित कर बिठाया गया है, उससे कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। फिलहाल सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, शासन दोनों जिलों की कमिश्नरी व्यवस्था को किस प्रकार से आंकता है, ये आने वाला समय बताएगा।
लेकिन सच ये भी है कि वाराणसी, कानपुर और आगरा में जल्द ही पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर एक बार फिर आईएएस लॉबी को करारी शिकस्त देंगे। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पुलिस में बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब जिले के कप्तान के अलावा हर जिले के लिए एक अलग नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो सीनियर आईपीएस होगा। नोडल अधिकारी जिले के कप्तान से लेकर पूरे जिले की पुलिसिंग पर सरकार को रिपोर्ट देगा। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान लखनऊ पुलिस की रिपोर्ट देंगे। एडीजी संजय सिंघल नोएडा की पुलिसिंग रिपोर्ट देंगे। एडीजी इंटेलिजेंस एसबी शिरोडकर संभल के नोडल अफसर बनाए गए हैं। इसी तरह सभी 75 जिलों के लिए अलग से नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को 30% कम करने का आदेश जारी किया है। बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम 3 भाग में पढ़ाया जाएगा। इसकी मंजूरी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दे दी है। कोरोना महामारी का संकट जारी है और जैसे ही 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से शिक्षा को लेकर तमाम परीक्षाएं स्थगित हुईं। कापियों का जांचने का काम विलंब से हुआ। हालांकि कापियों के मूल्यांकन के बाद सीबीएसई बोर्ड ने और यूपी बोर्ड ने, सभी बोर्डों ने रिजल्ट तो घोषित कर दिए। सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी 30% पाठ्यक्रमों में कटौती की है। जो इस बार का सिलेबस होगा उसमें 30% की कटौती की गई है। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक बयान में कहा है। अब देखना है कि इस लॉकडाउन में जहां रिजल्ट विलंब से घोषित हुए, अब सत्र की शुरुआत नियमित कक्षाओं को चला के तो नहीं हो सकती, लिहाजा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए कि छात्रों का नुकसान ना हो, छात्रों के जो कोर्स हैं वो पूरे हों, लिहाजा 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है, जिसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी में फर्जी शिक्षकों से योगी सरकार अभी सैकड़ों करोड़ की रिकवरी नहीं कर पाई है। अब खुलासा हो रहा है कि सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की भर्तियों में भी बड़ा फर्जीवाड़ा छिपा हुआ है। अनामिका प्रकरण की तर्ज पर इनका वेतन भी एक ही खाते में जा रहा है। आपने उत्तर प्रदेश के अनामिका प्रकरण की चर्चा तो सुनी ही होगी। कैसे एक अनामिका शुक्ला करीब 25 जिलों में एक साथ शिक्षिका थी और तकरीबन 1 करोड़ रुपए वेतन के रूप में सरकार से हजम भी कर लिया था। इस प्रकरण के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के फर्जीवाड़ों की जांच कराने के आदेश सरकार ने दिए और लगातार हजारों शिक्षक न सिर्फ फर्जी करार दिए जा रहे हैं बल्कि उनका वेतन एक ही अकाउंट में जाने की पुष्टि भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा महकमे में पिछले 10 वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। खैर, ये तो बात रही शिक्षकों की। अब शिक्षकों के साथ अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की भर्तियों में भी बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल जांच हुई तो ये पता चला कि तमाम अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का वेतन भी एक ही बैंक खाते में जा रहा था, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट जिलों से बेसिक शिक्षा महानिदेशक के पास भी आई है। दरअसल डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हाल ही में जो जांच रिपोर्ट बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है उसमें खुलासा हुआ तकरीबन 100 से ज़्यादा अनुदेशक और शिक्षा मित्र उनका वेतन एक ही खाते में जा रहा था, जिसमें झांसी में 13 अनुदेशक मिले हैं। ये बड़ा गांव तमाम ऐसे ब्लॉक्स में थे और इनका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में था। दरअसल झांसी, गोंडा, आजमगढ़, खीरी, बदायूं, जौनपुर समेत तमाम जिलों में शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के बारे में ऐसी सूचनाएं सत्यापन के दौरान अफसरों ने निदेशालय को भेजी हैं, जिससे पूरी सरकार भी चकरा गई है। तमाम अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का वेतन एक ही खाते में कैसे जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि न सिर्फ शिक्षक बल्कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी इस फर्जीवाड़े का हिस्सा हैं। फिलहाल अफसरों ने बाकायदा सारे जिलों के बीएसए को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं
और सत्यापन करने को कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं, आखिर इनका वेतन कहां कहां जा रहा है, इन्होंने बैंक अकाउंट्स में कौन कौन से पैन नंबर लगा रखे हैं, किस प्रकार के दस्तावेज लगा रखे हैं, इनका पूरा सत्यापन किया जाए। फिलहाल कुछ समय पहले तक एसआईटी ने प्रेरणा ऐप और तमाम पोर्टल जिससे बेसिक शिक्षा महकमे में शिक्षकों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था, उसकी जांच की थी और तकरीबन 2500 ऐसे शिक्षक पाए थे जिन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री पर नौकरी हथियाई थी। इनसे 900 करोड़ की रिकवरी होनी है, लेकिन अभी तक ये रिकवरी शिक्षा विभाग के अफसरों ने सुनिश्चित नहीं की है, बल्कि नोटिस तक जारी नहीं हुए हैं। कुछ जिलों में शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, लेकिन पूरी तरह से जो कार्रवाई इन शिक्षकों के फर्जीवाड़े पर होनी चाहिए थी वो अभी भी अधूरी है। ये हाल तब है जब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार खुद इस पूरे घोटाले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। ऐसे में अनुदेशकों शिक्षा मित्रों का जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, उसने शासन के अफसरों के माथे पर शिकन भी ला दी है। फिलहाल इस पूरी कवायद में अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो तस्वीर सामने आएगी वो निश्चित ही करोड़ों का वेतन इन अकाउंट नंबरों के जरिए हड़पे जाने का खुलासा भी करेगी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस के कहने पर 22 जून से अपहृत लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के परिवार ने अपहर्ताओं को 30 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने संजीत यादव को नहीं छोड़ा। अपहरणकर्ताओं को पीड़ित परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती दिलवाने और इस मामले में लापरवाही करने पर बर्रा के थाना प्रभारी रणजीत राय को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या होने का जो सनसनीखेज मामला चल ही रहा था, इसी बीच एक और मामला आया है जो कानपुर के बर्रा थाना का है, जहां पे संजीत यादव जो कि लैब टेक्नीशियन है उसका अपहरण करते हैं लोग। अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता परिवार के पास ये संदेश देते हैं कि उन्हें 30 लाख रुपए दो, उसके बाद वो संजीत को छोड़ देंगे। इसी बीच संजीत के परिवार वाले बर्रा थाना पुलिस के जो एसएचओ हैं उनको सूचना देती है कि उनके भाई का अपहरण हो गया है और लिहाजा पुलिस मदद करे। पुलिस छुड़ाने के बजाय, कैम्बिंग ऑपरेशन चलाने के बजाय उसको सुझाव देती है कि वो 30 लाख रुपए जो मांगे गए हैं अपहरणकर्ताओं की तरफ से, उन्हें उनको वो दे दें और जिस दिन जब दे रहे हों तब इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, तभी पुलिस पहुंचेगी और मौके से उनको पकड़ लेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जब वो लोग संजीत के परिवारजन जब 30 लाख रुपए लेके पहुंचे और अपहरणकर्ताओं को देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर से उन्होंने पैसे को नीचे गाड़ी में फेंकने को कहा और पुलिस ने जो लोकेशन बताया था उस हिसाब से ये लोग पहुंचते हैं। जैसे ही पुलिस पहुंचती है उसके पहले वो अपहरणकर्ता संजीत के परिवार वालों से फिरौती की रकम को फेंकने को कह के उस रकम को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस पहुंचती है तब तक वो गायब हो जाते हैं। अभी तक 22 जून को यह अपहरण हुआ था संजीत का, अभी तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई है। लिहाजा एसएसपी के संज्ञान में आने पर जो कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने, उन्होंने रणजीत राय जो एसएचओ बर्रा हैं उनको निलंबित कर दिया है और आगे अपहरणकर्ताओं से संजीत यादव को छुड़ाने के लिए एक कैम्बिंग ऑपरेशन की शुरुआत की। अब देखना है कि संजीत यादव कैसे रिहा होते हैं। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कानपुर के माफिया विकास दुबे पर आयकर विभाग पूरी तरह से मेहरबान है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि विकास ने अरबों की अवैध संपत्तियों के बावजूद आज तक एक बार भी इनकम टैक्स नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, विकास ने करोड़ों की काली कमाई जानवरों के शोरूम में भी खपाई है। माफिया विकास दुबे भले इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे उत्तर प्रदेश और केंद्र की तमाम जांच एजेंसियों के ऊपर गंभीर सवाल भी छोड़ गया है। दरअसल जांच एजेंसियां माफिया विकास दुबे की वो संपत्तियां तलाश रही हैं जो बीते तकरीबन 3 दशक में विकास ने न सिर्फ कानपुर बल्कि तमाम शहरों और देशों तक फैला रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो उसी कानपुर से हो रहा है जहां विकास की न सिर्फ पैदाइश हुई बल्कि उसका काला साम्राज्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ा था। विकास दुबे ने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया, तो इनकम टैक्स जमा करना तो छोड़िए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर खड़ा करता है कि किस प्रकार से एक बड़े माफिया और अरबों रुपए के काले साम्राज्य के मालिक विकास दुबे के ऊपर आयकर अफसर पूरी तरह मेहरबान थे, जबकि कानपुर में आयकर विभाग का मुख्यालय तक मौजूद है। एक बार भी विकास दुबे ने इनकम टैक्स जमा नहीं किया, जबकि अगर कोई कारोबारी एक बार भी इनकम टैक्स जमा करने से चूक जाए तो तत्काल डिपार्टमेंट नोटिस पर नोटिस जारी कर उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानपुर के इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के खिलाफ जांच नहीं शुरू करानी चाहिए? सिर्फ यही नहीं, विकास ने अपनी काली कमाई जानवरों के कारोबार में भी खपा रखी थी। दरअसल कानपुर का सबसे बड़ा पेट शोरूम विकास दुबे की काली कमाई से ही संचालित हो रहा था। एक व्यक्ति जो महज 5 से 6 साल पहले जानवरों के एक शोरूम में 3,500 रुपए की नौकरी करता था, आज वो करोड़ों रुपए के जानवरों के शोरूम का मालिक है। और इसको मालिक बनाने का श्रेय विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को जाता है। जय वाजपेयी ने जानवरों के शोरूम में काम करने वाले एक नौकर को विकास दुबे की काली कमाई पर एक जानवरों का शोरूम खड़ा करके दिया, और इस जानवरों के शोरूम में बिल्लियां 20 से 50,000 रुपए और कुत्ते तकरीबन 1 लाख रुपए तक विदेशी नस्ल के मिलते थे। तमाम तरह के अन्य जानवर भी मिलते थे और ये कानपुर का सबसे पॉश पेट शोरूम माना जाता था। ऐसे न जाने कितने शोरूम, न जाने कितनी संपत्तियां और न जाने कितनी जमीनें विकास दुबे के हजारों करोड़ के काले साम्राज्य की गवाही दे रही हैं। ईडी अफसरों के मुताबिक माफिया विकास दुबे तकरीबन 5200 करोड़ का आदमी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर के एक माफिया ने किस प्रकार से अपनी काली कमाई कहां-कहां खपा रखी है। इंडस्ट्रियल एरिया में पहले से ही 7 कंपनियों में सैकड़ों करोड़ की काली कमाई विकास दुबे ने निवेश की थी, और इन कंपनियों का सितारा विकास दुबे की काली कमाई से ही बीते कुछ वर्षों में चमका है। अब ईडी और तमाम एजेंसियां विकास दुबे और उससे जुड़े लोगों की काली कमाई के स्रोत खंगाल रही हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली ही हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया है। अजय लल्लू सोनभद्र में उत्पीड़न के शिकार हुए आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए 17 जुलाई को बलिदान दिवस कार्यक्रम में आदिवासियों की स्मृति में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। अजय लल्लू को पुलिस बल ने रास्ते में रोका और गिरफ्तार करके गोपीगंज गेस्ट हाउस में रखा है। पूरी संवैधानिक तरीके से 4-5 लोग, मात्र 3 लोग, 4 लोग भी नहीं जा रहे हैं और आप रास्ते में रोक रहे हैं। इतनी फोर्स के साथ किसी के दुख में नहीं जा सकते। राजनीतिक पार्टी, हम विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं किसी के दुख में नहीं शामिल हो सकता, मैं 2 फूल नहीं दे सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उसको लगातार घेरने का एक न एक मुद्दा खोज रही है। आज जैसे ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू सोनभद्र में जो बलिदान हुआ था 17 जुलाई को, जिसमें कुछ आदिवासी मारे गए थे जमीनी विवाद को लेके, उनके बलिदान दिवस पे उनके परिवारजनों से उनकी स्मृति में मिलने के लिए जा रहे थे। लिहाजा उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उनको वहां जाने से रोका और भदोही के गोपीगंज में उनको रोका। रोकने के बाद पुलिस उनको गेस्ट हाउस में ले जाके नज़रबंद कर दी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की सियासत लगातार जारी है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात हो या उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो। और अब ये नया मामला आया है। ये भी बताते चलें कि अजय लल्लू को पुलिस ने 5वीं बार रोका है, 2 बार उनकी गिरफ्तारी हुई है। आगरा और में जो बसों को लेकर जो राजनीति हो रही थी, सियासत हो रही थी, जिसमें राजस्थान और
उत्तर प्रदेश की सीमा पे बसें आके लगी थी, जिसको प्रियंका गांधी जो कि राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की हैं, प्रभारी भी हैं यूपी की, उन्होंने भेजा था। हालांकि बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, लिहाजा अजय लल्लू वहां धरना प्रदर्शन करने गए और वहां पे उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। वो काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे, जमानत पे छूटे, फिर आज अजय लल्लू सोनभद्र की ओर कूच करते हैं और आदिवासियों का जो बलिदान है 17 जुलाई का, उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश पुलिस वहां रोकती है और गोपीगंज के गेस्ट हाउस में उनको नजरबंद करती है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह वन मंत्री दारा सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने विधानसभा पहुंचे। दीपक सिंह हाथ में नीम का पेड़ लेकर विधानसभा पहुंचे थे। दीपक सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 61 करोड़ पौधे लगाए गए, करोड़ों खर्च करने के बाद भी धरती पर पेड़ नहीं दिखते। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार करोड़ों खर्च करके यूपी में करोड़ों पौधे रोपकर अपने रिकॉर्ड को तोड़ने पर लगी है, जबकि सरकार ये नहीं जानना चाहती कि पिछले रोपे गए पौधों की वर्तमान हालत क्या है। देश में सरकारों ने मैखाने को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन होटल, बार और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद है, जिससे देश की 3 करोड़ लोगों की जीविका पर ताला लगा है। लखनऊ में इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन करके सरकार से मांग की है कि कोरोना के चलते जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ उनकी जीविका को पटरी पर लाने के लिए इस उद्योग से सरकार तालाबंदी हटा दे। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन के बाद उद्योग जगत की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई और करोड़ों लोगों की जीविका पटरी से उतर गई। फिलहाल कुछ महीनों के अंतराल के बाद सरकार ने रियायतें दी और अनलॉक शुरू किया, लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका पटरी पर नहीं आ पाई है। इसमें सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वो बार उद्योग है, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, बार पर्यटन उद्योग के अंतर्गत आते हैं और देश में पर्यटन उद्योग पर कोरोना त्रासदी की मार सबसे अधिक पड़ी है। आप क्यों आए थे जीपीओ पर प्रदर्शन करने? हम लोग बाहर की इंडस्ट्री से हैं, हम लोग की इंडस्ट्री खोली जाएगी। उसके बाद अनलॉकडाउन सेकंड भी हुआ, उसमें भी नहीं खोला है। शराब की दुकानें खोल दी गई, मॉडल शॉप खोल दिए गए, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग शाम को जाते हैं, अपना मदिरा पान करते हैं। हम लोगों की इंडस्ट्री, अगर होटल पूरे आप इंडिया की बात करें तो 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। अगर क्या आपको लगता है कि सरकार ने कोरोना के चलते बंद कर रखा है या कोई और कारण है? जहाँ तक आप एक बार की बात करते हैं तो बार में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको अपनी हेल्थ का, जिनको अपने एक क्लास का अंदाज़ा होता है कि कौन लोग आएंगे, और वहाँ पे कार्य करने वाले सारे कर्मचारी, इवन मैंने एक अच्छे एजुकेटेड कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। मैंने 8 से 10 लाख रुपए अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया है। मैंने लखनऊ के, मेरे साथियों ने सबने लखनऊ के ताज होटल से स्टार्टिंग की थी, तो हमको पता है हमें HACCP क्या है, फूड सेफ्टी क्या है, किस तरीके से हमको इसको करना है। तो इसकी जिम्मेदारी, अब हम ये नहीं कह रहे कि आप खोल के हमें खुला शान छोड़ दीजिए, आप बेशर्त से शर्तों के साथ जो भी आपकी शर्तें हैं। आप लोग जीपीओ पे आए थे तो क्या पुलिस ने वहाँ पर लाठियाँ भी फटकारी हैं? सर, हम जीपीओ पे आए थे, परसों हम लोगों का एक बात हुई थी कि हम क्या करेंगे। हमने ओनर से बात की अपनी, तो ओनर्स के ऊपर सर रेंट उनका माफ़ नहीं किया गया, उसके में कोई कुछ अभी तक नहीं किया गया है। एक्साइज की तरफ से उनके कोई फीस माफ़ी की बात नहीं हुई है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो जब चलता था तब उतना आता था और आज भी उतना ही इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ रहा है। तो सरकार को ओनर के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग जब यहाँ पे आए तो हम साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, अपने बैनर्स के साथ आए थे। वहाँ पे हम पहुँचे ही थे, गांधी जी जिनको पूरा विश्व मानता है, हम उनकी शरण में गए थे, वहाँ जा करके हम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन वहाँ पर भी मेरे एक साथी को थप्पड़ मार दिया गया। ये अधिकार संविधान में किसी को नहीं दिया गया है कि आपको क्या पुलिस ने जो है आपके साथ मारपीट की है? बिल्कुल मारपीट करी सर। मैं तो वहाँ एकदम साइलेंटली प्रोटेस्ट करने गया था और मेरे साथ जबरदस्ती मारपीट करी गई। सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं दी है। सरकार ने उल्टा हमारे पास जो बैनर थे, हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैनर उन्होंने फाड़ दिए हैं सारे पुलिस के कर्मचारियों ने, और हमारे साथी को के साथ उन्होंने मारपीट भी करी है। हम सिर्फ यहाँ पे सरकार को ये बताने आए थे कि हम लोग जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कि हमारे लिए कुछ सोचे। बाकी सारी इंडस्ट्री जितनी भी हैं यहाँ पे लखनऊ में सब कुछ खोल दिए गए हैं, सिर्फ एक हमारी इंडस्ट्री है जिसके साथ ऐसा सरकार अत्याचार कर रही है। सरकार आपकी इंडस्ट्री पर अत्याचार कर रही है, आपका कहना है, मारपीट भी की गई।
लखनऊ में आपने बताया कि 20-30 हज़ार लोग होंगे जो फिलहाल जो है अभी बेरोजगार हैं, जिसमें बड़ी संख्या में वो छात्र हैं जिन्होंने लाखों रुपए अपनी शिक्षा पर खर्च किए और लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं पिछले 4 महीनों से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तमाम लोग बाहर से भी आए होंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग कितने लोग हैं जिनके ऊपर असर पड़ा होगा, क्या कोई आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल सर, पूरे भारत में हम 3 करोड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आपका लखनऊ आता है, इलाहाबाद आता है, बनारस आता है, आगरा आता है। ये सारे यहाँ पर पर्यटन का हमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो कुल मिलाकर के हमारे 10 लाख से ऊपर के लोग ऐसे होंगे। क्या आप लोगों को भी पूरा वेतन नहीं दिया गया या वेतन जो है काट करके मिला है या पूरी तरह से आप लोग बेरोजगार हो गए? सर ये हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम बताएंगे तो शर्मिंदगी का विषय है सर, वो बता नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो बताना ना ही ठीक है सर। पर हमको सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि हमारी बात को सुने और हमें भी अपना काम करने का अवसर दिया जाए, जैसे सब लोगों को खोला गया है। तो देखा आपने कि ये वो होटल मैनेजमेंट के छात्र हैं जो बार में जा करके अपनी जीविका चला रहे हैं और बाहर से भी आए हैं, बेहद उदास हैं क्योंकि योगी सरकार कहीं ना कहीं उनकी बात, उनकी गुहार नहीं सुन रही है। और सड़कों पर जब वो अपनी बात रखने के लिए निकले तो चूंकि सड़कों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बातों को नहीं सुनती है और पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की, जैसा कि इनका कहना है, इनके साथ मारपीट भी की। लेकिन अगर लाइसेंस फीस ली जा रही है, मैखानों को खोला जा रहा है, शराब कारोबार की चिंता सरकार को है और तमाम लघु उद्योगों की चिंता सरकार को है, तो ये जो बच्चे हैं जो किस प्रकार से अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों का, अपने घर का, बाहर से आकर घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है और तमाम अन्य ज़रूरी चीज़ें भी हैं, ये किस प्रकार से अपना अपना खर्चा निकाल रहे होंगे ये वो जानते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों को बार के विषय में जल्द ही निर्णय लेना चाहिए, जिससे इनकी जीविका भी पटरी पर आ सके और ये लोग भी बाकी उद्योगों की तरह धीरे धीरे कोरोना से भी जंग लड़ सकें। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।